प्यारे बच्चों, मैं सतीश चंद्र सोनी आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नए विषय के साथ। और हमारा नया विषय है वर्ण विचार। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है वर्ण विचार। आज हम वर्णों के बारे में कुछ विचार करेंगे, वर्णों के संबंध में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत सारी जानकारी वर्णों के संबंध में ली होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, क्योंकि आपने शुरुआती की कक्षा से ही वर्णों के संबंध में जानते आ रहे हैं। आज मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण के संदर्भ में देखें तो वर्ण की क्या परिभाषा होती है, वर्ण की संख्या कितनी होती है और वर्ण का आकार, वर्ण की संरचना कैसे होती है, इस विषय में जानना है। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। हम किसी भी भाषा को जब बोलते हैं तो उसमें वर्णों का समावेश होता है और भाषा को बोलने के लिए वर्णों का होना आवश्यक है। बिना वर्ण के हमारे शब्द नहीं बनेंगे, बिना शब्द के हमारे वाक्य नहीं बनेंगे और बिना वाक्य के हम किसी से बात नहीं कर सकते। हम अपने बोलचाल की भाषा में या लिखने की क्रिया में वर्णों का समावेश करते हैं और वर्ण के आधार पर ही हम किसी भाषा को बोल पाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, गा इत्यादि, ये आपके भाषा के सबसे छोटी इकाई। जितने भी वर्ण हैं सभी भाषा के सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? आप अपने पिछली कक्षा के तरफ जाएं तो देखे होंगे कि जब आप वर्णमाला भी पढ़ते रहे होंगे। वर्णमाला एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें वर्णों के बारे में संपूर्ण ज्ञान रहता है, संपूर्ण ज्ञान दिया रहता है। और वर्णमाला से मतलब ये है कि एक मान लीजिए धागा है और उसमें बहुत सारे वर्ण गुथे हुए हैं, इसलिए उसे हम वर्णों का माला कहते हैं। लेकिन वर्णमाला का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वर्णों के समूह से। वर्णमाला का मतलब ये होता है कि वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से वर्ण हमारे सामने दो प्रकार के आते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। आज हम स्वर वर्ण के बारे में बात करें तो स्वर वर्ण जो होता है वह आप देखेंगे आ से लेकर के और आहा तक, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए ओ, औ, अं, आ, इनकी संख्या होती है 13। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। अब व्यंजन वर्ण में आ जाते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? का से लेकर के हा तक। व्यंजन वर्ण वैसे का से लेकर के ज्ञा तक होता है, जिसकी संख्या 36 होती है, 36। लेकिन यहाँ पर अभी हम का से लेकर के हा तक के बारे में देखते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ता, था, डा, ढा, हड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, 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 हा। इनकी संख्या का से लेकर के हा तक 33 है। यदि हम ज्ञा तक जाएंगे तो 36 हो जाएगा। फिर उसके आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी व्यंजन वर्ण है इसी का। हा के बाद आता है छा, फिर त्रा, फिर ज्ञा। एक और व्यंजन वर्ण होता है स्रा, ये स्रा होता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33, का से हा तक ध्यान देंगे। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है?
आ से आहा तक रीड सी को लेकर 13। उसके बाद वर्णों के क्रम में आगत वर्ण आता है। आगत वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3। ज़, ज़, फा एंड आ। यानी कि ये व्यंजन वर्ण के साथ एक डॉट लगा रहता है। ये अधिकतर उर्दू भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके आगे है वर्णों के क्रम में अन्य वर्ण, जैसे डा, अड़ा, धा, ढा। इस प्रकार से इनकी संख्या 2 होती है। आगत वर्ण की संख्या 3 होती है। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या का से हा तक 33 होती है और स्वर वर्ण की संख्या आ से आहा तक री को लेकर के 13 होती है। प्राय हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण का से ज्ञा तक ही गिना जाता है, जिसकी संख्या 36 होती है, 36। आप व्यंजन वर्ण के बारे में जान गए, आगत वर्ण के बारे में जान गए, अन्य वर्ण के बारे में भी जान गए, स्वर वर्ण के बारे में जान गए। लेकिन संयुक्त व्यंजन वर्ण छा, छत्री, छा को, त्रा को, ज्ञा को और स्रा को। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण का मतलब ये होता है कि जो व्यंजन वर्ण हमारा छा है, व्यंजन वर्ण जो हमारा त्रा है, और व्यंजन वर्ण जो हमारा ज्ञा है, और व्यंजन वर्ण हमारा जो स्रा है, ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये अकेले व्यंजन वर्ण नहीं है, ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने हैं। जैसे छा को यदि हमें बनाना है तो इसमें 2 व्यंजन वर्ण को मिलाएंगे, तब जाकर के छा, छत्री बनेगा। का और सा को, का के साथ षटकोण वाले सा को मिलाएंगे, तब छा का निर्माण होगा। फिर इसी प्रकार से त्रा में ता के साथ रा को मिलाएंगे, तब हमारा त्रा संयुक्त व्यंजन वर्ण बनेगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञा को बनाने के लिए जा के साथ या को विस्तृत करेंगे, तब ज्ञा का निर्माण होगा, तब ज्ञा संयुक्त व्यंजन वर्ण बनेगा। ठीक उसी प्रकार स्रा को बनाने के लिए शक्कर वाले साप के साथ रा का मिश्रण करेंगे, रा को मिलाएंगे, तब जाकर के स्रा बनेगा। सीधी सी बात यह है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों व्यंजन वर्ण जो हैं ये डबल व्यंजन वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों के? फिर से देख लीजिए, स्वर वर्ण आ से लेकर के आहा तक, री सी को लेकर के जिनकी संख्या होती है 13, व्यंजन वर्ण का से लेकर के हा तक, संयुक्त व्यंजन वर्ण को छोड़कर इनकी संख्या होती है 33, संयुक्त व्यंजन वर्ण छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इनकी संख्या होती है 4। ये डबल व्यंजन वर्ण से मिलकर बनते हैं। फिर है आगत वर्ण, जो प्राय उर्दू भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। इनके नीचे डॉट लगा रहता है, इनकी संख्या है 3। और फिर है अन्य वर्ण, इनकी संख्या है 2। इस प्रकार से यदि हम व्याकरण के आधार पर देखें तो भाषा में, हिंदी भाषा में व्याकरण के आधार पर वर्णों की संख्या 48 होती है, 48 प्रकार के व्यंजन और स्वर मिलाकर के वर्ण होते हैं। आज हम चलिए आपको वर्णों के संबंध में इतना सब कुछ जानते हुए वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कि वर्ण विच्छेद
कैसे होता है। वर्ण विच्छेद में देखा जाए तो हम किसी भी व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसे हम किसी भी व्यंजन वर्ण को यदि हम बोलते हैं तो हमें उसके अंत में स्वर की गूंज सुनाई देती है, तभी वह व्यंजन वर्ण पूरा होता है। जैसे हम बोलते हैं का, हमने जैसे बोला का, तो का में हमें का के अंत में हमें स्वर आ जो होता है वो सुनाई दिया का। फिर हमने लिखा खा। हम किसी भी व्यंजन वर्ण को जब बोलते हैं या मुंह से उच्चारण करते हैं तो हमें अंत में स्वर सुनाई देता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। हम किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलेंगे उसके अंत में हमें स्वर सुनाई देगा। हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर का सम्मिलित होना होता है, तभी हम उसको बोल पाते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण का विच्छेद करके मैं दिखा रहा हूं कि उसमें स्वर कहां पर होता है और उसमें स्वर कैसे मिला रहता है। जैसे हम देखते हैं का, छोटा का है, इसके नीचे एक हलंत लगा हुआ है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे एक छोटा सा हलंत लगा रहता है तो वह अपने आप में अधूरा होता है। उसमें जब हम स्वर को मिलाएंगे, जब हम उसमें स्वर को सम्मिलित करेंगे, तब जाकर के वह एक पूर्ण व्यंजन बनेगा। जैसे का प्लस आ, अब ये बन गया हमारा का। किसी भी व्यंजन वर्ण में यदि हमें नीचे हलंत लगा हुआ दिखाई देता है तो वह व्यंजन वर्ण अपने आप में अधूरा है, उसके अंदर अभी स्वर नहीं है और वह अपने आप को पूर्ण व्यंजन नहीं कहला रहा है। वह पूर्ण व्यंजन तब कहलाएगा जब उसमें हम स्वर को मिक्स कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे खा में हमने आ मिलाएंगे तब क्या बनेगा खा। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे यदि हमें हलंत लगा हुआ दिखाई देता है तो वह व्यंजन वर्ण अपने आप में अधूरा है, उसमें स्वर को मिलाने की जरूरत है, तभी वह एक पूर्ण व्यंजन वर्ण बनेगा। वर्ण के विच्छेद हम देख चुके हैं कि का में आ मिला हुआ तब वो पूरा का बनता है, खा में आ मिला हुआ तब पूरा खा बनता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एक शब्द लिखते हैं कमल। हमने एक शब्द लिखा कमल, कमल का विच्छेद करते हैं का धन आ धन मा धन आ धन ला धन आ बराबर कमल। ये का विच्छेद है, ये माँ का विच्छेद है और ये ला का विच्छेद है। ये पूरा का, ये पूरा माँ और ये पूरा ला। यानी कमल लिखने के लिए हमें प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ को सम्मिलित करना पड़ता है, या उन व्यंजन वर्णों में आ पहले से मिला रहता है। जैसे का, इसमें आ पहले से मिला हुआ है, माँ पहले से आ उसमें मिला हुआ है, ला उसमें पहले से आ मिला हुआ है। क्योंकि जब हम इन व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो हमें अंत में आ सुनाई देता है, यानी स्वर की गूंज सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें किसी और शब्द को विच्छेद करके, जैसे हमने लिखा
की करगी रोड। करगी रोड को हमने विच्छेद करके देखते हैं कि उसमें इसका विच्छेद कैसे होता है। करगी रोड में आधा का है, उसमें आ मिलेगा, तब बनेगा क्या, का। फिर छोटा रा है, रा में आ मिलेगा, तब फिर बनेगा रा। फिर गा है, और गा में बड़ी ई की मात्रा है, यानी यहां पर स्वर का बड़ी ई लगेगा, तब ये होगा गी। फिर उसके बाद रा है, रा में ओ का स्वरवर्ण मिला हुआ है, तब फिर यहां पर होगा रो। फिर यहां पर डा, डा प्लस आ बराबर डा। ये हो गया हमारा करगी रोड। करगी रोड का विच्छेद इतना बड़ा है, का में आ, रा में आ, गा में बड़ी, क्योंकि बड़ी की है, रो में रा में ओ की मात्रा रो, और डा में आ का वर्ण। इस प्रकार से करगी रोड का विच्छेद बनता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हम किसी संयुक्त व्यंजन के आधार पर यदि कोई शब्द है, उसका विच्छेद कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले संयुक्त वर्ण को देखते हैं। जैसे हमारा बना हुआ है क्या, छा। एक संयुक्त वर्ण कौन सा है, त्रा। एक संयुक्त वर्ण कौन सा है, ज्ञा, और एक है स्रा। इनका विच्छेद पहले देखते हैं। छा जो होता है, का प्लस सा प्लस आ बराबर छा। ये दो व्यंजन वर्ण है, इसके साथ स्वर मिला हुआ है। दो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर, तब फिर जाकर के बनता है ये छा। ठीक इसी प्रकार से त्रा को देखते हैं। ता, रा प्लस आ बराबर त्रा। ज्ञा को देखते हैं। जा प्लस या प्लस आ बराबर ज्ञान। ठीक उसी प्रकार से स्रा को देखते हैं। शक्कर वाला सा प्लस रा प्लस आ बराबर स्रा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण का विच्छेद है। संयुक्त व्यंजन वर्ण दो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर के और स्वर के साथ बनता है। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई शब्द आता है विच्छेद करने के लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है परीक्षा। परीक्षा का विच्छेद कैसे होगा, पा धन रा, बड़ी दी है तो बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पर, बड़ी प्लस का धन शा धन। यहाँ पर बड़ा छा है तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, बड़ा आ होगा, ये भी स्वर का बड़ा है, इसलिए इसका बनेगा पा, इसका बनेगा री, और इसका बनेगा छा। ये हमारा परीक्षा का वर्ण विच्छेद है। आप देखेंगे कि जब हम छा को बनाए हैं तो उसमें एक व्यंजन वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, और उसमें बड़ा आ स्वर मिला हुआ है, तब जाकर के बड़ा छा बना। ठीक इसी प्रकार से
यदि हम जैसे मान लीजिए एक और वर्ण बना के देखते हैं, जैसे कि कृपा या कृष्णा, कृपा का विच्छेद कैसे होगा? का धन, इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है? री ऋषि की। क्या होगा यहाँ पर? ये हो गया क्री धन पा धन बड़ा, क्योंकि बड़ा पा इसलिए बड़ा आएगा। इसका मतलब हुआ पा और इसका मतलब हुआ ये री की मात्रा, कृपा। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा का धन री धन। अब यहाँ पर जो हमारा षटकोण वाला सा है, सा जो व्यंजन वर्ण है वह अधूरा है, इसलिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ सा लिखेंगे और उसके साथ कोई स्वर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर आधा दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको उसको आधा ही लिखना है। यदि इसमें आ मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ को नहीं मिलाएंगे, सा सिर्फ आधा रहेगा, फिर आ। ये हो गया कृष्णा। समझ में आ गया? हो गया। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होते हैं